हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शनल कम्युनिकेशन। और फंक्शनल कम्युनिकेशन का जो आज हमारा विशेष टॉपिक है, जो कि बहुत इसेंशियल भी है इंडिया के लिए इस समय, जिसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन। परिवार को किस तरीके से नियोजित किया जाए, छोटा परिवार, सुखी परिवार। आप ये बहुत बार कॉन्सेप्ट सुनते हैं, हम दो हमारे दो, ये कॉन्सेप्ट भी सुनते हैं बहुत फेमिलियर हैं आप इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चंस हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, जो जो चीज़ें होंगी बहुत ईजिली वे में हम हर चीज़ को समझ लेंगे। लेट्स बिगिन विद मी। देखिए क्या लिखा है, परिवार नियोजन। लिखा है विषय बोध, मतलब विषय के बारे में जानिए। परिवार कल्याण से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। परिवार कल्याण, फैमिली के वेलफेयर से आपका क्या आशय है, उसके बारे में पूछ रहा है। परिवार का कल्याण कैसे होगा, पूरी तरीके से होगा, इकोनॉमिक से भी होगा, समाज से भी होगा। परिवार कल्याण से अभिप्राय, परिवार की जो फैमिली है हमारी, उसकी आर्थिक उन्नति तो हो, इकोनॉमिक रूप से तो हम ग्रो करें ही करें, बट सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति से भी है। जब देश में प्रत्येक परिवार का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास होगा तो देश प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर होगा। कोई भी देश बिना अपने समाज को लेकर के नहीं चल सकता। समाज से ही व्यक्ति बनता है, व्यक्ति का कैरेक्टर निर्मित होता है, व्यक्ति किस प्रकार से समाज में बिहेव करेगा वो उसका समाज डिसाइड करता है। अल्टीमेटली समाज जो है आपके पूरे परिवेश को गाइड करता है और हम उसी के ही एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं समाज से। समाज हमसे बनता है और हम भी समाज से बनते हैं, ये रेसिप्रोकल सिस्टम है। तो देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होगा। प्रत्येक परिवार कल्याण कार्यक्रम का समुचित लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है देश की अनियंत्रित जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित हो। आपको मालूम है यदि जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसका वितरण पूरी तरीके से समान रूप से नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, मैं आपको एक करंट की न्यूज़ बता देता हूं। लगभग भारत की जो फोर्ब्स ने भी इसको किया सर्वे, और उसने बताया कि लगभग भारत की 1% जनसंख्या के पास आपके 50% से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आप सोचिए, आप गिनतियों पर, उंगलियों पर नाम ले सकते हैं कौन आपके यहाँ बिलियनियर्स हैं, कौन मल्टी बिलियनियर्स हैं, लेकिन देश का एक बड़ा मेजर पार्ट जो है वो अभी भी गरीबी और अभाव में ही जीवन बिता रहा है। आपको याद होना चाहिए, एक तरफ तो बेंगलोर जैसी चमकती हुई सिटीज़ हैं, दूसरी तरफ कालाहांडी जैसा भी एरिया है जहां पर खाने के लाले पड़ गए हैं लोगों को। तो ऐसी स्थिति देश के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करती है और देश जो है पीछे जाने लगता है। इसीलिए परिवार नियोजन के तहत हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। यदि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे, शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छे से होगी, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होगा, सभी लोग सुखी होंगे, सभी संपन्न होंगे। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। इसके आगे हम देखते हैं परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है। तो बिना परिवार नियोजन के आप प्रगति के पथ पर नहीं चल सकते हैं। क्यों? डिमांड के साथ जो आपकी डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी आपकी यदि शिक्षित है, स्किलफुल है, तब तो देश आपका अच्छे से ग्रो करेगा। अदरवाइज आपकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो आपके लिए डिवास्टेशन की तरीके क्रिएट कर देगी। क्यों? उसके पास रोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगी, बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली देश की जीडीपी जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। लिखा है परिवार नियोजन परिवार कल्याण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत ने 1952 में ही परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपना लिया था। ध्यान रखिएगा, भारत पहला देश था परिवार नियोजन की तरफ अग्रसर होने वाला। इसके द्वारा असंतुलित जनसंख्या वृद्धि को संतुलित किया जा सकता है। असंतुलित जनसंख्या मतलब बैलेंस्ड नहीं है। असंतुलित जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास में बाधक है, वह देश को अवनति के गर्त में गिराती है। यदि देश को विकास पर चलना है तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना आवश्यक है। खासकर
मैं उत्तर प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल सीएम सर योगी आदित्यनाथ जी ने हाल में ही एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाए हैं। असम भी लेकर के आया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये आपके मिसबिहेवियर को ही दर्शाएगी। दूसरी तरफ संसाधनों पर आपके बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता चला जाएगा। अल्टीमेटली देश का विकास जो है वो असंतुलित होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लिखा है, परिवार नियोजन द्वारा व्यक्ति अपने परिवार का सामाजिक, सामाजिक आर्थिक विकास करने में सफल हो सकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, रिसोर्सेस तक अच्छी पहुंच होगी, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, अल्टीमेटली देश का विकास होगा। लिखा है, भारत में प्रथम परिवार नियोजन चिकित्सा केंद्र कहां स्थापित किया गया? आरंभ में परिवार नियोजन किस क्षेत्र तक सीमित था और क्यों? भारत में प्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था वो कर्नाटका, प्रथम नियोजन चिकित्सा केंद्र 30 में कर्नाटक में स्थापित किया गया था। आरंभ में परिवार नियोजन जो आपका उच्च वर्गों तक ही सीमित था। ये वर्ग समुचित शिक्षा के कारण, इनको शिक्षा मिल जाती थी के कारण सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए इसे अपनाना पसंद करते थे, किंतु शिक्षा के प्रसार के कारण अब परिवार नियोजन सामान्य वर्ग तक प्रसारित हो गया है। आज हर वर्ग जो है वो शिक्षा तक अपनी पहुंच बना रहा है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था तभी संभव है जब छोटा परिवार होगा। ज़्यादा बड़ा परिवार होगा तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप सबको शिक्षा पे अच्छी पहुंच नहीं दे सकते हैं। अगर छोटा परिवार होगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी वो जा सकता है, और गवर्नमेंट तो इसी चीज को प्रमोट भी कर रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं? क्या कारण हो सकते हैं, खुद ही सोचिए आप। बेसिक से अगर मैं बताऊं तो जनसंख्या वृद्धि क्यों होगी? यदि आप अशिक्षित हैं, आप अवेयर नहीं है किसी चीज के प्रति, गरीबी बहुत ज्यादा होगी, तो ये एक टेंडेंसी हो जाती है दिमाग में कि यदि ज्यादा बड़ा परिवार होगा, लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा कमाई होगी। उनका दिमाग ये नहीं करता कि इसको शिक्षा दी जाए, ये मानव जो है एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तब्दील हो जाए, और रिसोर्स के रूप में यदि तब्दील हो गया तो वो जो ज्यादा बच्चे हैं उनसे काफी ये आगे निकल सकता है। तो रिसोर्सेस की बात आज हो रही है, और रिसोर्स वो तभी बनेगा जब उसको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो लिखा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख क्या कारण हैं? क्या कारण हो सकते हैं? बेसिक सा देखिए, जीवन में जन्म व मृत्यु को ईश्वरीय वरदान मानना, यह हमारे यहाँ एक साइकोलॉजी है, और खासकर पहले तो बहुत ज्यादा ये साइकोलॉजी थी कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए लोग जो हैं ज्यादा संतान उत्पत्ति करते थे, ताकि मानते थे कि कुछ बच्चे जो हैं वो मर भी सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा संतानोत्पत्ति की बात की गई। दूसरी तरफ इसको ईश्वरीय माना गया कि ये ईश्वर का वरदान है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आज कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात होती है, बट पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो थे, जिस गर्भ निरोधक जो है, उनके पर बात नहीं होती थी। तो पहला था जन्म व मृत्यु को ईश्वरीय वरदान मानना। इस मानसिकता ने भारत में जनसंख्या वृद्धि ने अपना प्रमुख योगदान दिया है। अशिक्षित व्यक्ति जो होता है इसी तरीके की बात करता है कि इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, ये ईश्वरीय देन है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। सेकंड देखिए, बाल विवाह। हमारे यहाँ बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है, इवन आज भी बाल विवाह होते हैं। ध्यान रखिए, 21वीं शताब्दी और भारत में आज भी बाल विवाह होते हैं। जब बाल विवाह होता है तो जो कन्या होती है और जो पुरुष होता है, बालक होता है, जो बालिका होती है, दोनों का ही उसमें अभाव हो जाता है, दोनों ही उसमें पीड़ित हो जाते हैं। एक प्रकार से देखें, हम केवल बालिकाओं की बात करते हैं, बालक भी पीड़ित हो जाते हैं उसमें। ना केवल स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि एजुकेशन के मामले में जो बालिका है वो तो बिल्कुल ही उसकी दशा जो होती है दयनीय हो जाती है। फिर वो पढ़ाई में उतना उसका मन नहीं लगता, उसको आप पढ़ाई नहीं करने देते हैं। जो वाकई एज थी जिसमें वो एक संसाधन बन सकती थी, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो सकती थी, उसमें हमने उसकी शादी कर दी। ना केवल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, बल्कि शिक्षा में भी वो लैक कर गई। अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट डाउन हो गया, समाज डाउन होना स्टार्ट हो गया। लिखा है पुत्राकांक्षा। हमारे यहाँ एक सोशल टैबूज है कि उत्तराधिकारी जो है वो पुत्र ही होना चाहिए, और यह माना जाता है कि अगर बालक नहीं है तो
बालिकाओं के बालिका अगर ज़्यादा उत्पत्ति हो रही है, फिर भी पुरुष तब तक नहीं रुकता है जब तक बालक की ना उत्पत्ति हो जाए। इस चीज को कोट किया इकोनॉमिक सर्वे ने। पिछले वर्ष का जो भारत की आर्थिक समीक्षा आई थी उसमें स्पेशली एक चैप्टर इसके ऊपर निकाला गया था कि भारत में जो है बालिकाओं की उत्पत्ति जो है इसलिए भी हो गई क्योंकि उसको पुत्र चाहिए था, इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक संतान उत्पत्ति स्टार्ट रहती है। लिखा है निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर का मतलब वही है कि यदि ज्यादा संतानों की उत्पत्ति की जाएगी तो ज्यादा हाथ होंगे काम करने वाले, और जब ज्यादा हाथ काम करने वाले होंगे तो वो ज्यादा पैसा कमा करके लाएंगे। तो निम्न जीवन स्तर भी इस पर ध्यान रखिएगा। लिखा अशिक्षा। अशिक्षा तो हर चीज की जननी है। यदि आदमी एजुकेटेड नहीं है तो वो हमेशा बैकवर्ड रहेगा, वो हमेशा कभी भी वो संपन्न नहीं बन सकता जो अशिक्षित होगा, दिमाग से अशिक्षित। फिर लिखा है रूढ़िवादी मानसिकता। कुछ होते हैं रूढ़िवादी मानसिकता, बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जिसको मैं ओपनली आपको नहीं बता सकता। धर्म भी होते हैं जो इस चीज को प्रमोट करता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसी चीजों को नहीं लेना चाहिए, के कारण हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि की गति तीव्रता से आगे बढ़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का आज विश्व में दूसरा स्थान है। नंबर 1 पे जो है इस समय हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68.5 करोड़ हो गई, जबकि 47 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। देखिए 81 में 68.5 करोड़ थी, बट आज जब मैं 2011 के सेंसस की बात करता हूं तो हमारे यहाँ ऑफिशियली लगभग 125 करोड़ से ज्यादा संख्या है, और अनऑफिशियली मैं बात करूं तो लगभग 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो हो गई है वो इस समय भारत की हो गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले डिकेड्स में, 1-2 डिकेड्स में हम चाइना को पूरी तरीके से सरपास कर देंगे, मतलब उसको हम पास करके नंबर 1 पे आ जाएंगे जनसंख्या के मामले में। ये जनसंख्या विस्फोट की कंडीशन हो जाएगी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 3D, डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी। और उस डेमोग्राफी 3D में एक डी आता है जो डेमोग्राफी की बात करता है। डेमोग्राफी तभी आपकी अच्छी होगी जब वो संसाधन संपन्न हो, जब वो अच्छे से शिक्षित हो, जब उसमें अच्छे से कुशलताएं हो, ताकि वो कोई भी काम करे तो कौशल से पूरी तरीके से परिपूर्ण हो करके करें। तो आज कितनी जनसंख्या है ध्यान होनी चाहिए। ऑफिशियली लगभग 125 करोड़ से ज्यादा, अनऑफिशियली अगर कहेंगे तो 135 करोड़ से के आसपास इस समय जनसंख्या हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख कारण हो गए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन एक व्यापक संकल्पना है, 100 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जाहिर सी बात है कि बहुत व्यापक संकल्पना है। अगर इतनी इजी संकल्पना होती तो बहुत पहले ही हो गई होती। लिखा है जैसा कि परिवार नियोजन से तात्पर्य है परिवार वृद्धि नियंत्रण से लगाया जाता है, किस प्रकार से फैमिली को आप कंट्रोल करें, परंतु परिवार नियोजन ये परिवार वृद्धि की बात है और वो परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग। परंतु परिवार नियोजन का वास्तविक उद्देश्य परिवार को न केवल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक विकास की ओर अग्रसर करना है, कंप्लीट आपको फैमिली का डेवलपमेंट करना है, कंप्लीट फैमिली का विकास करना है। परिवार नियोजन में परिवार की सीमा, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, व्यवसाय, सांस्कृतिक उत्थान की व्यापक संकल्पना निहित है। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, शिक्षा की, और आपको ध्यान होना चाहिए गवर्नमेंट जो है इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो आई है आपकी, वो भी किस चीज को प्रमोट कर रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रही है, व्यावसायिक शिक्षा, जो कि आप अगर गांव में भी रहते हैं तो आपके पास कुछ जो ट्रेडिशनल स्किल है वो आपके पुत्र को भी प्राप्त हो, ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटी कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद आवास की बात कर रहे हैं तो आवास भी आपको प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। खासकर 80s के दशक की मैं बात करूं तो इंदिरा आवास योजना चलती थी, आज उसी के नाम कुछ चेंज हो गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ताकि आवास की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। स्वास्थ्य की बात हो रही है,
पौष्टिक आहार कैसे प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए जैसे न्यूट्रिशन मिशन आपको ध्यान होना चाहिए, इसीलिए लाया गया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ताकि जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनको किस प्रकार से अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए। क्योंकि एक साइको है ना दिमाग में कि ज्यादा संतान उत्पत्ति होगी तभी कुछ बच्चे सरवाइव करेंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो डेथ को प्राप्त हो जाएंगे। जब पौष्टिक आहार दिया जाएगा तो बच्चा जो है वो अच्छे से उसकी उत्पत्ति होगी, हष्टपुष्ट बच्चा पैदा होगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हेल्थ की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर देंगे गांव नगरों हर जगह पर अच्छे से, तो दिमाग में ये भी नहीं रहेगा कि भाई पहले तो ये एक साइको था कि बीमारी से भी बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, बट अब अच्छे से जब जैसे जननी सुरक्षा योजना, उसके द्वारा जो प्रसव होता है महिलाओं का, जो जब डिलीवरी की जाती है, दैट इज प्रसव उसको बोलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे की उत्पत्ति होती है वो प्रसव काल होता है, तो वो जो पीरियड होता है उसमें भी सरकार ने आज ये मैंडेटरी किया है जननी सुरक्षा योजना के तहत कि महिलाओं को अस्पताल में उनका प्रसव करवाया जाए, ना कि केवल दाई लोग कर दें गांव स्तर पर या नगरों स्तर पर, कहीं पर भी हो। ये सरकार की योजना है जननी सुरक्षा योजना। तो हेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है, पौष्टिक आहार भी है, व्यवसाय भी दे रही है, सांस्कृतिक उत्थान की व्यापक संकल्पना निहित है, जिसके द्वारा हम परिवार की सीमा के अंदर ही रहकर विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में प्लीज ध्यान दीजिए। उसमें देखिए लिखा है जनसंख्या शिक्षा से क्या अभिप्राय है, विवेचना कीजिए। जनसंख्या शिक्षा, जब शिक्षा की बात आ गई तो शिक्षा में क्या होगा, एजुकेशन का हमें स्प्रेड करनी है, पूरी तरीके से एजुकेशन को प्रोवाइड करना है शिक्षा के माध्यम से। तो क्या होगा, जनसंख्या शिक्षा से तात्पर्य है देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए युवकों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना। मैंने आपको बताया था शिक्षा जो है सबसे बड़ा अस्त्र है किसी भी चीज का जवाब देने के लिए। यदि आदमी शिक्षित है, यदि आदमी के पास शिक्षा का ज्ञान है, तो वो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति से भी लड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए जितने भी हमारे महान विचारक हुए, चाहे गांधी से लेकर के आपके हमारे नेहरू जी हों, चाहे राजा राम मोहन रॉय की बात करूं, चाहे दयानंद सरस्वती की बात करूं, मैं किसी भी विचारक को उठा लीजिए, सभी ने किसके ऊपर फोकस किया है, दैट इज शिक्षा। जो मैंने प्रीवियस एक लेक्चर लिया था वैज्ञानिकों के ऊपर, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कैसे सत्येंद्र नाथ बोस जी पढ़े। उन्होंने उनके समय में तो बल्कि बंगाल में जब प्रोफेसर आशुतोष जी हुए कुलपति महोदय, उन्होंने जब एक प्रश्न दिया था, उसकी कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि कोई भी बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पाया। इसी को लेके कुलपति महोदय जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत सारे टीचरों को बुलाया कि बताइए मैंने इनको प्रश्न दिया और ये लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए। इस चीज को लेकर के जब आपस में बातचीत हो रही थी प्रोफेसर साहब और कुलपति महोदय जी की, तो उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने उस पर इंटरप्ट किया कि सर एक्चुअली ये जो सवाल आपने दिया है वो गलत है। और इस चीज को लेकर प्रोफेसर आशुतोष जी जो थे वो बहुत ज्यादा उनको लगा कि ये कैसे। जब बाद में उन्होंने चेक किया, उस बच्चे ने दिखाया कि प्रूफ कर दिया इस चीज को कि हाँ ये सवाल गलत है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे प्रोफेसर आशुतोष जी। और बाद में उसी कॉलेज में आपके सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, उनको नियुक्त किया गया था एज अ लेक्चरर। तो ये भी क्या है, ये शिक्षा है, शिक्षा का मेन ज्ञान है। वही कह रहा है युवकों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना। बिना शिक्षा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बिना शिक्षा के अगर हम जानवर और इंसान की बात करें तो दोनों में केवल अंतर इतना है कि जानवर जो है उसके पास ब्रेन नहीं होता, वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और मानव शिक्षित होता है। इसीलिए बोला जाता अकल बड़ी की भैंस, अकल हमेशा बड़ी होगी भैंस से। ध्यान रखिएगा इस चीज का। लिखा है उन्हें इसका बोध कराना कि असंतुलित जनसंख्या देश की उन्नति में बाधक है। आज गवर्नमेंट जो है, आपको ध्यान होना चाहिए, बल्कि आज गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम से ही सेक्स एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि जो नवयुवक है वो आज से ही इस चीज को समझे। क्योंकि ये कोई सोशल टैबूज के रूप में इसको नहीं रहना चाहिए जिसमें हम बात नहीं कर सकते। ये आज की ज्वलंत समस्या है जिसका निर्धारण और जिसका समाधान हम युवकों को ही करना होगा। लिखा है 1986 की जो राष्ट्रीय एजुकेशन नीति थी, देखिए 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी,
उसमें इस चीज का प्रावधान किया गया था, जनसंख्या शिक्षा का। तो आज जब हम 2021 की सदी में रह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 2021 का जो ईयर ये चल रहा है, 21वीं शताब्दी जो चल रही है, आज इसमें इस पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। खासकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है, रिलीज हुई है हमारे यहाँ, उसमें भी ऐसी बातों का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। बहुत सारे एंगल हैं उस चीज़ में, उसमें बात करने के लिए। लिखा है परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में जनसंचार का क्या माध्यम है। जनसंचार का क्या माध्यम हो सकता है? जैसे आप मान लें टीवी हो गया, ये भी जनसंचार का माध्यम है। जैसे आप मान लें रेडियो, उसी प्रकार आपका आज आप बात करेंगे तो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है? ये जनसंचार के माध्यम है। प्रेस हो गया, ये सब जनसंचार के माध्यम है। मतलब मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जनसंचार। लिखा है परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में जनसंचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। आप आज टीवी के माध्यम से बहुत सारे ऐड देखते हैं जिसमें परिवार नियोजन किस तरीके से किया जाए उसके बारे में बताया जाता है, कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में ऐड किए जाते हैं। आप उस दौर को भी याद कीजिए जब DD1 में ऐसे प्रोग्राम्स आते थे, ऐसे एडवर्टीजमेंट आपको दिखाए जाते थे ताकि प्रमोट किया जाता था। ये गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती थी आपको कि आप इसके बारे में सोचें। तो आज कॉर्पोरेट मीडिया है, इसने इस चीज को और हाईलाइट किया है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी इस चीज के प्रति। इसीलिए ऐसे ऐड बनाए जाते हैं ताकि आप इन सब चीजों से अवेयर हों और परिवार नियोजन के प्रति आपका दिमाग चले। संचार माध्यम द्वारा देखे और सुने गए कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस में जागरूकता का संचार होता है। भाई मीडिया जब कोई चीज दिखाती है तो आपके भी दिमाग में वो चीज घर करती है। पिक्चर्स के माध्यम, जो पिक्चर्स होती हैं वो आपके दिमाग में एक स्थायित्व का कार्य करती हैं। आप उसको देखते हो, आप समझते हो। फिल्मों के माध्यम से आपको ये चीजें दिखाई जाती हैं ताकि आप अवेयर हो। जिस बात को समझाने में एक व्यक्ति असमर्थ हो जाता है उसे नाटक, कहानी, समूह गीतों के द्वारा समझाया जा सकता है तथा जनमानस को इस कार्यक्रम को अधिक समीप लाने में अधिक सफलता मिलती है। एक्चुअली जो हमारा समाज है, खासकर मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो यहां पर समाज की कंडीशन कुछ अलग है। यहां पर हम लोग कलेक्टिव अप्रोच को बढ़ावा देते हैं। हम लोग जो बात करते हैं वो ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं। और संयुक्त परिवार में हमारे जो आदर्श होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारा चरित्र होता है, वो उसी प्रकार से डेवलप होता है। बट अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। मतलब व्यक्तिवाद को बहुत प्रमोट किया जाता है। उनकी नजर में व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहां पे जो बात कर रहे हैं हम, ऐसी बातें ना फैमिली के स्तर पर करना पसंद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए वो बात कह रहा है हम जो हैं ऐसी बातें आसानी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब जनसंचार की बात होती है, आप मूवीज के माध्यम होते हैं, आपके पास बहुत सारे टीवी के एड्स होते हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो आपको प्रमोट करती हैं। आप इन सब चीजों से सीखते हैं। तो इस चीज की वो बात कर रहा है। लिखा है उसे नाटकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गीतों के द्वारा समझाया जाता है तथा जनमानस को कार्यक्रम के अधिक समीप लाने में सफलता मिलती है। उसके बाद हम आगे देखें, हमारे देश में परिवार नियोजन के कौन कौन से साधन हैं। पहली चीज तो आपको हमेशा एक ये चीज ध्यान देना चाहिए कि 2016 में भी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेकर के आई थी, दैट इज मिशन परिवार योजना। क्या लेके आई थी? मिशन परिवार योजना। इसमें आपके उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं, आसम के शामिल हैं, बिहार के शामिल हैं और भी डिफरेंट राज्यों के इसमें शामिल है। इसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को आप प्लीज पढ़िए, परिवार नियोजन का, हमारे देश में परिवार नियोजन के कौन कौन से साधन हैं। प्राचीन काल से ही भारत में संयम जो है वो परिवार नियोजन का प्रमुख कारण रहा है। संयम मतलब अपने आप पर कंट्रोल रखना, उसकी बात कर रहा है। आजकल पुरुष और स्त्रियों के लिए भारतीय रेडियो, टेलीविजन पर प्रतिदिन अनेक वैज्ञानिक और अत्याधुनिक
वैज्ञानिक और अत्याधुनिक साधनों का प्रसार जनता को छोटे परिवार का महत्व समझाने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ समाचार प्रोग्राम भी आते हैं, डीडी न्यूज़ में भी आप देखते हैं, खासकर संडे के दिन विशेष रूप से उसमें मेडिकल के ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं, उसके बारे में भी वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिबेट्स जो होती हैं लगातार चलती रहती हैं परिवार समझाने के, जैसे निरोध, कॉपर टी लूप, कॉन्डोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉपर टी लूप, और कई प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और टीके मतलब इंजेक्शंस आते हैं। इन सब साधनों का काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे ये 2016 का मिशन परिवार योजना है, ये गवर्नमेंट लाई थी, अब आपको समझ में आ रहा है। इसके द्वारा यूपी, बिहार, असम और भी डिफरेंट जगह होंगी, राज्य होंगे, इसमें कुछ सेलेक्टिव एरिया चुने गए हैं बेसिकली, जहां पर जो आपका संतान उत्पत्ति देखी जा रही है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो ऐसे इलाकों को, ऐसे एरियाज को टारगेट किया जा रहा है ताकि वहां पे अवेयरनेस को बिल्डअप किया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत, मिशन परिवार योजना के तहत लिखा है, परिवार नियोजन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, मिशन परिवार योजना, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मिशन परिवार योजना हो गया, ऐसे ही एक प्रोग्राम चल रहा है हम दो। आपने भी ये चीज बहुत जगह लिखी भी होगी, बहुत जगह देखा भी होगा, हम दो हमारे दो। ये क्या है? ये परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की ही एक तरकीब है ताकि आपको अवेयर किया जा सके। विभिन्न साधन, यातायात के साधन है, वहां पर आपको ये कॉमनली लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सरकार का ही एक प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा प्लीज। लिखा है परिवार नियोजन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिखा है परिवार नियोजन द्वारा व्यक्ति का परिवार सीमित हो जाता है, जिसके द्वारा वह अपनी सीमित आय और सीमित साधनों, देखिए क्या लिखा है, सीमित आय और सीमित साधनों में अपने परिवार का समुचित तरीके से भरण पोषण करने में समर्थ हो सकता है। आय अगर है 100 रुपए, छोटा परिवार है तो काम किसमें 70 रुपए में चल सकता है। लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो क्या होगा, फिर कर्ज लेना पड़ेगा, या कर्ज नहीं लेगा तो क्या होगा, जो बालक हैं अपने या बालिकाएं हैं उनको कहीं और नियोजित करेगा, उनकी एजुकेशन में कमी आएगी, या इसके अलावा उनको समुचित रूप से उनको न्यूट्रिशियस फूड वो नहीं दे पाएगा। लेकिन जब छोटा परिवार होगा तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें आसानी से होंगी। लिखा है समाज में अधिक जनसंख्या के कारण व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है। यदि जनसंख्या अधिक होगी तो प्राप्त करने वाले भी तो ज्यादा होंगे। आर रिसोर्सेस की कमी हो रही है। याद कीजिए थोड़ा सा, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल की हम बात करें, आज आप देख रहे हैं हर आदमी के पास कार है, हर आदमी गाड़ियों से चल रहा है। तो एक दिन ये पेट्रोल, ये डीजल जो है अपने आप कम होने लगेंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सारे संसाधनों का यूज कर रहे हैं। डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी गाड़ियों की खपत में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है? नहीं। समाज में अधिक जनसंख्या के कारण व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का पूर्ण रूपेण लाभ नहीं उठा सकता है। यदि व्यक्ति अपना और समाज की उन्नति और विकास चाहता है तो परिवार नियोजन को अपनाना ही पड़ेगा। यह अल्टीमेटली रिजल्ट है कि परिवार नियोजन अपनाना ही पड़ेगा। यदि स्वेच्छा से अपनाते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आज ये डिबेट चल रही है जिसके 2 बच्चे हैं उसको तो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, चुनाव लड़ने की आज़ादी देंगे। खासकर पंचायती राज में अभी ये चीज कर रहे हैं। यदि 2 से ज्यादा हैं तो हम उसको चुनाव से ही बाहर कर देंगे, उसको हम बीपीएल फैमिली से बाहर कर देंगे। तो ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट आपके ऊपर प्रेशर कर रही है कि आप अब ऐसी चीजों को सोचिए, क्योंकि समाज की इस समय डिमांड है ये चीज। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिवार नियोजन। व्यक्ति नियोजित परिवार का आधार लेकर अपने परिवार का सामाजिक, सांस्कृतिक
आर्थिक विकास करके अपने पारिवारिक सदस्यों का समुचित विकास कर सकता है और हर दृष्टि से विकसित व्यक्ति समाज को विकास की ओर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जब छोटा परिवार होगा तो उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, उनकी आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होगी, दिमाग भी अच्छा होगा। समझिए बात को। तो ये सब क्या होगा, अल्टीमेटली देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, देश की जो आर्थिक वृद्धि है, वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखिएगा। लिखा है परिवार नियोजन से क्या लाभ होता है। अब देखिए यही चीज है, क्या लाभ होगा परिवार नियोजन से। सबसे पहले तो देश की आर्थिक वृद्धि होगी, व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, हर तरीके से पूरा विकास होगा। देखिए क्या है, परिवार नियोजन परिवार कल्याण का अभिन्न अंग है। यदि व्यक्ति अपने परिवार का और समाज भी आ गया, क्यों, समाज हमसे मिलकर बनता है और हम भी समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं। समाज का हित तथा विकास चाहता है तो परिवार नियोजन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परिवार नियोजन द्वारा व्यक्ति अपने परिवार को सीमित साधनों में, देखिए जितनी आय है उसी में ही वो अच्छी एजुकेशन दे सकता है, क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि यदि मेरा एक बेबी होगा तो मैं उसको अच्छी परवरिश दे सकता हूं, 2 बेबी होंगे तो उसको अच्छी परवरिश दे सकता हूं। लेकिन अगर आप 5, 6, 7, 8, 9, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी का कोई ना कोई हक तो मारा ही जाएगा। तो बाद में तो वो बच्चा जो होगा उसको भी लगेगा कि वाकई मैं आज बड़ा होकर के ये नहीं बन पाया, मेरा जो भाई है वो बन गया, ये बन गया। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वंचन की भावना ना आए, तो ये दिमाग में आदमियों के होना चाहिए। सीमित साधनों द्वारा अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होगी सभी बच्चों को, पौष्टिक आहार भी मिलेगा सभी को। नहीं तो सबसे बड़ी कमी तो हमारे यहाँ हमारी जो बहनें हैं उनके साथ हो रही है। आपको भी मालूम है, जो लड़का होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसीलिए उसके भोजन को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है किसको, बालक को, ना बालिका को। मतलब बहनें जो हैं वो समाज में शुरू से ही, आप परिवार में भी देखिए, पहले लड़का खाना खाता है उसके बाद लड़की खाना खाती है। ये देखिए, ये है हमारे समाज की एक, बिल्कुल मैं इसको कहता हूं बहुत गलत प्रवृत्ति है। वह उनकी अन्य मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। परिवार नियोजन का मुख्य लक्ष्य सीमित जनसंख्या है, छोटी जनसंख्या। जैसे आज हम बात करते हैं आयरलैंड, हम बात करते हैं नॉर्वे, स्वीडन, ये सब क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, ये जो मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं, नॉर्वे, आपके सामने जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपके ग्रीनलैंड, आपका डेनमार्क, ये सब क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर आते हैं। भारत की रैंक जो है लगभग 130, 131 के आसपास है। हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स इतना खराब है, तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो वही लिखा है, सीमित जनसंख्या होने पर व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ हो सकता है। अतः परिवार नियोजन द्वारा व्यक्ति अपना एवं अपने समाज का पूर्ण विकास करने में सफल हो सकता है। न केवल अपना विकास करेगा, अपने परिवार का भी विकास करेगा, समाज का भी विकास करेगा, अल्टीमेटली देश का विकास होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन देखिए, लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। परिवार समाज की, परिवार क्या होगा, समाज तो बड़ा होगा, तो परिवार ऑब्वियस सी बात है छोटी इकाई होगा। परिवार समाज की छोटी इकाई होता है। सर्वप्रथम सन, मैंने आपको यहीं पर बता दिया था, लिखा हुआ है सर्वप्रथम सन में परिवार नियोजन के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए थे। तो सबसे पहले भारत ही था वर्ल्ड में जिसने 1952 में परिवार नियोजन से संबंधित प्रोग्राम को अपनाया था। लिखा है केंद्रीय स्तर पर सन में एक स्वायत्त परिवार नियोजन विभाग की स्थापना हुई, दैट इज 66।
उसके बाद सर्वप्रथम सन 1930 में जन्म नियंत्रण के लिए 2 चिकित्सा केंद्र खोले गए थे, मैंने आपको बता भी दिया था, दैट इज कर्नाटका। फिर लिखा है जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण है अशिक्षा या गरीबी। देखिए अशिक्षा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, इसीलिए हमेशा क्या अडॉप्ट किया जाएगा, अशिक्षा। ध्यान रखिएगा प्लीज, अशिक्षा ही इसका रियल आंसर होगा। लिखा है जन स्वास्थ्य परिवार नियोजन की विभाग की क्या है, यह त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने में निकलने वाली पत्रिका है जन स्वास्थ्य, यह निकालती है परिवार नियोजन की। ठीक है, उसके बाद प्रश्न लिखा है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला लिखा है सूत्रपात, मतलब प्रारंभ करना, मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, मतलब किसी चीज का श्री गणेश करना। आप समझ गए होंगे आप। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा ग्राम्य विकास का सूत्रपात हो चुका है, मतलब श्री गणेश प्रारंभ हो चुका है, खासकर पंचवर्षीय योजनाओं से ही इसको बल मिला था। लिखा है चिंतन, मतलब दिमाग में सोचना, किसी चीज के बारे में एनालाइज करना, दिमाग से, ठंडे दिमाग से पूरी तरीके से सोचना, चिंतन करना, सोचना, विचारना। विश्व में गीता पर गहन चिंतन हुआ है, कर्म प्रधान है गीता हमारी। भगवत गीता में क्या है, कर्म के बारे में उपदेश दिया है, व्यक्ति को कर्म की चिंता करनी चाहिए, ना कि फल की। सापेक्ष, मतलब एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। एब्सोल्यूट आपने सुना होगा कुछ शब्द ऐसा, तो वही है सापेक्ष, मतलब जो किसी उद्देश्य से प्रेरित हो, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो, एम हो। मैं ये सापेक्ष भाव से कह रहा हूं, मतलब मैं अपने उद्देश्य भाव से कह रहा हूं, अपने पवित्र भाव से कह रहा हूं। लिखा है अभिजात, अभिजात तो मतलब होता है अमीर, रिच क्लास, एरिस्टोक्रेट पीपल, तो ये होता है अभिजात्य, उच्च कुलीन। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अभिजात्य वर्ग से संबंधित है, एरिस्टोक्रेट क्लास से संबंधित है, हाई क्लास से। लिखा अभिशाप, अभिशाप का मतलब होता है कर्स, किसी को कर्स देना, बद्दुआ देना, एक अभिशाप है ये। परिवार नियोजन के लिए दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, सामाजिक मतलब सोशल कर्स है, ये एक बुराई है ये। लिखा है निरोधक, मतलब निरोधक का मतलब होता है किसी पर बैन लगाना, किसी को प्रोहिबिट करना कि आप नहीं आ सकते यहां तक। क्या लिखा हुआ है, परिवार नियोजन के लिए निरोधक गोलियां सुलभ हैं। निरोधक गोलियां मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लिखा है औपचारिकता, औपचारिकता का मतलब होता है फॉर्मली किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, फॉर्मली। एक होता है अनौपचारिक, वो होता है अनफॉर्मली, ठीक है, इनफॉर्मली। तो ये क्या है, औपचारिकता मतलब गौड़ अलंकारिक, मुझे औपचारिकता में विश्वास नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हमने अगर कोई परिवार नियोजन है और हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर अगर परिवार नियोजन की बात करते हैं कि भाई 2 बच्चों को ही अपनाना चाहिए और 2 बच्चे ही उत्पन्न करने चाहिए, पता चले हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं उनके 8 बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से गलत हो जाएगा। ये मैसेज सही तरीके से डिलीवर समाज के सामने नहीं होगा। प्रसूति जनन, प्रसूति मतलब होता है जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, जब वो बच्चे को जन्म देने लगती हैं, वो प्रसूति व्यवस्था कहलाती है। मेरठ में मधु जिंदल प्रसूति गृह बहुत प्रसिद्ध है। प्रसूति गृह मतलब जहां पे संतानों की हॉस्पिटल आप मान सकते हैं, जहां पर बच्चे पैदा होते हैं। अनुमोदन, किसी को सपोर्ट दे देना, किसी को बिल्कुल बता देना कि हाँ ये बिल्कुल सही है। अनुमोदन मतलब पूरी तरीके से सिग्नेचर हो गया, हाँ बिल्कुल राइट, मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं, रेटिफाई कर दिया पूरी तरीके से। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिखा है हाँ प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण मतलब होता है कि जैसे आप नहीं देखते हैं अंग और ट्रांसप्लांट करना, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, वो भी प्रत्यारोपण होता है। यहां पे जो कह रहा है वो कह रहा है प्रत्यारोपण द्वारा गुलाब की अनेक किस्में विकसित की गई। वही ट्रांसप्लांट के द्वारा कुछ जीन इन ट्रांसप्लांट कर देते हैं ना, तो नई किस्में बना लेते हैं, वही प्रत्यारोपित किया जाता है।
लिखा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है। क्या समान, दोनों का अर्थ बिल्कुल समान होगा। लिखा है प्रणाली मतलब सिस्टम, मतलब विधि, मतलब मेथड। अवयव, कोई ऑर्गन की बात कर रहा है, ऑर्गन कोई अवयव, उसी का ही कोई पार्ट होगा, अंश। व्यापक मतलब बहुत विशाल, उसी में लिखा हुआ है विस्तृत, बहुत विशाल। परामर्श मतलब किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना, वही है सलाह। नम्रता मतलब बहुत ही पोलाइट हो जाना, पोलाइटली बात करना, दैट इज विनयशीलता। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम लिखा है शब्द और विलोम, यहां पे देखिए प्लीज। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। लिखा है, यहां पे दिया है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, और कंट्रोल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनियंत्रित। बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना, बिल्कुल फ्री हो गया, नियंत्रण का अनियंत्रण। यहां पे एक और शब्द दिया है जन्म। जन्म का मतलब क्या हुआ, बर्थ कर लेना, अपोजिट क्या होगा, मरण। ठीक है। सुखमय, सुखमय मतलब सुख और दुख दोनों अपोजिट हैं, वही अपोजिट की बात कर रहा है विलोम। बहुविवाह मतलब बहुत सारे विवाह करना, बहुविवाह, और एक विवाह करना, दैट इज अपोजिट। अभिशाप देना मतलब किसी को कर्स देना, क्या हुआ, बद्दुआ देना। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक कर्स दे रहा है तो दूसरा उसको वरदान दे रहा है, अच्छी बात कह रहा है, वरदान हो गया। लिखा है निम्नलिखित शब्द युग्म के बीच के अंतर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर है। एक्सपीरियंस लिखा है मुझे इस कार्य का अनुभव नहीं है, मुझे इस कार्य का अनुभव नहीं है, मुझे इस कार्य का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अनुभूति उसे विरह की अनुभूति है, अनुभव और अनुभूति की बात कर रहा है। शब्द में बीच के अंतर को ध्यान दीजिए, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। अनुभव मेरा एक्सपीरियंस है, लिखा है अनुभूति विरह, मतलब कह सकते हैं कि प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं तो क्या हो गया, विरह की स्थिति हो जाती है, तो वही विरह की अनुभूति एक इंटरनल हो गई। लिखा है अस्त्र, अस्त्र मतलब तलवार क्या है, एक अस्त्र है। शस्त्र, टैंक जो एक आधुनिक शस्त्र है। लिखा है अवस्था, अवस्था रोग की अवस्था में औषधि सेवन आवश्यक है। लिखा है आयु, भारतेंदु ने 35 वर्ष की आयु में देह त्याग किया। अवस्था एक स्टेज को बता रहा है, आयु जो है उसकी उनकी उम्र को बता रहा है। लिखा है अनुरूप, एक लिखा है अनुरूप, एक लिखा है अनुलूक, अनुकूल। मतलब अनुरूप मतलब जो चीज आप पसंद कर रहे हैं, अगर आप पढ़ना आपको पसंद है तो ये मेरी रुचि के अनुरूप है, आपको खेलना पसंद है तो ये मेरी रुचि के अनुकूल है, अनुरूप है, सॉरी। तो आपको ये पता चल गया। अनुकूल मतलब जो आपके अकॉर्डिंग है, क्या यहां की जलवायु मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तो ये आप बोलते हैं ना कि आप यदि आप ग्रीष्म ऋतु में रहते हैं जहां गर्मी बहुत पड़ती है, अगर आपको साइबेरिया के रीजन में भेज दिया जाए तो क्या होगा, ये नेचर जो है ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, वो क्या हुआ, वो अनुकूल, मतलब मेरी बॉडी इसके अनुकूल नहीं है। अनुरूप में क्या हुआ, कार्य, छोटी बात कर रहा है, ये मेरे कार्य की रुचि नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसको करने के प्रति, तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में प्रति उपसर्ग लगाकर नए शब्द को बात कीजिए। तो आप देखिए प्रति उपसर्ग की बात कर रहा है, मैंने उपसर्ग के बारे में आपको बार बार बताया और प्रत्यय के बारे में भी विशेष रूप से बताया। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के अर्थ में, जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर एक नवीन अर्थ को उत्पन्न कर देते हैं। देखते हैं, लिखा है दिन, दिन एक शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा प्रतिदिन, मतलब डेली डेली, एवरी डे की बात हो गई, तो क्या हो गया, ये उपसर्ग। उसके बाद लिखा है क्षण, क्षण कोई शब्द होगा, लेकिन जब प्रति लग गया तो प्रति क्षण मतलब तुरंत, प्रति क्षण। उसी पर एक, एक कोई शब्द है, जब प्रति लग गया तो हो गया प्रत्येक। उसी प्रकार वाद, वाद में क्या हुआ, मतलब एक आपने सुना होगा थीसिस, एंटीथीसिस, उससे बनता है सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद, उसके बाद संवाद, तो ये वाद है। देखिए वाद एक शब्द था,
वाद में जब प्रति लग गया तो बन गया प्रतिवाद। ये क्या था? थीसिस। ये एंटीथीसिस। अब क्या होगा? सिंथेसिस। ध्वनि, ध्वनि एक शब्द था, जब प्रति हो गया तो प्रतिध्वनि हो गया। उसी प्रकार उपकार, और जब प्रति लग गया तो प्रत्युपकार, सभी के ऊपर उपकार। तो ये आपने देख लिया। तो बेसिकली आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।